हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिना। यहाँ पर आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं आप। और अभी तक आप मुझे फॉलो नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ मुझे फॉलो करिए, वहाँ मुझे मैसेज करके आप डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था संबंध एवं फलन, क्लास 11th का एक वीडियो है और इसके बेस्ड है एनसीईआरटी बेस्ड है। ये वीडियो है क्लास 11th के लिए। ठीक है, तो मैं संबंध एवं फलन का एक टॉपिक बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने समुच्चय का वीडियो बना चुका है। समुच्चय में मैंने आपको पूरा टॉपिक कवर किया है। समुच्चय में जो आते हैं समुच्चयों का संघ, सर्वनिष्ठ, सभी बारे में मैंने बता चुका है। तो आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, आप वहाँ जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो मैं संबंध एवं फलन चैप्टर शुरू कर चुका हूँ और इनके भी 1-2 वीडियोस बना चुका हूँ। संबंध के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, संबंध आखिर होता क्या है। उससे पहले मैंने क्रमित युग्म पर भी वीडियो बना हूँ। तो मतलब संबंध एवं फलन चैप्टर के मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी बना चुके हैं। ये इसका 3rd पार्ट है जिसमें बताने वाला हूँ मैं फलन क्या होता है। तो संबंध अभी तक नहीं देखा तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे फलन क्या होता है। फलन से पहले कुछ डेफिनेशन है संबंध की। द्विआधारी संबंध छोटा सा टॉपिक है, उनका केवल आपको डेफिनेशन याद रखना है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्लास 11th के टॉपिक में, लेकिन डेफिनेशन आपको जानना चाहिए, है ना। चलिए उससे पहले आपको बता देता हूँ मैं। तो द्विआधारी संबंध आखिर होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्लास 11th पे ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी ये सही विकल्प के तौर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द्विआधारी संबंध आप डिटेल में आप क्लास 12th में जाकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं क्लास 12th में उसे आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्लास 11th में। ठीक है, तो द्विआधारी संबंध मैं आपको बताता हूँ। माना ए कोई समुच्चय है। क्या कह रहा है डेफिनेशन, माना ए कोई समुच्चय और आर जो है उस समुच्चय ए में कोई संबंध है ना। क्या कह रहा है, समुच्चय ए है, आर उस समुच्चय में संबंध है। तो आर ए क्रॉस ए का उप समुच्चय है कह रहा है। और उप समुच्चय क्या होता है आपको मैंने पहले ही बता चुका है समुच्चय के वीडियो में, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं उप समुच्चय क्या होता है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ उप समुच्चय क्या होता है। यहाँ लिखा गया है आर उप समुच्चय है 1 गुणित ए का, मतलब आर के सभी अवयव ए गुणित ए में होंगे। मतलब आर में आपके दिए गए हैं 1 2 3 4 5, तो ए गुणित ए से भी 2 3 4 5 जो है उसमें भी होंगे, मतलब दोनों में आर के अवयव होंगे, वह होता है उप समुच्चय। ठीक है, तब आर को ए का द्विआधारी संबंध कहते हैं। यदि आर सबसेट होगा या उप समुच्चय होगा ए गुणित ए का, है ना, आर उप समुच्चय होगा ए गुणित ए का, तब वह संबंध कहेंगे द्विआधारी संबंध। ठीक है, सिंपल सा है, ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, चलिए तो मैं एक एग्ज़ाम्पल आपसे समझा देता हूँ क्या होता है एक्चुअली में। आपको एग्ज़ाम्पल से समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है। ए बराबर दिया गया है 1 2 3 और आर बराबर दिया गया है 1 1 2 2 3 3। हमें द्विआधारी संबंध प्रूफ करने के लिए क्या करना है, आर को ए गुणित ए का सबसेट बताना है या उप समुच्चय बताना है। सबसेट को इंग्लिश में उप समुच्चय को इंग्लिश में हम सबसेट कहते हैं। ठीक है, हमें बताना है आर जो है, आर के सभी अवयव मतलब 1 1 2 2 3 3, ए का गुणा ए गुणित ए, इसका गुणा ए से एक बार और करेंगे ना,
सब आएंगे, मतलब आर के सभी अवयव ए गुणित ए में होने चाहिए। मतलब हम ए गुणित ए करेंगे तो ये सभी अवयव आएंगे, तब हम कह सकते हैं कि ये एक द्विआधारी संबंध है। ठीक है, चलिए ए निकाल लेते हैं। तो यहाँ ए गुणित ए बराबर करते हैं तो आएगा 1 2 3 गुणित 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 कर लिया हमने। थोड़ा लाइटनिंग का प्रॉब्लम था। ठीक है, यहाँ हमने 1 2 3 1 2 3 कर लिया। अब इन दोनों का गुणा कर लेना है। 1 का गुणा करेंगे 1 से तो क्या आ जाएगा 1 1। 1 का गुणा करेंगे 2 से क्या आ जाएगा 1 2। 1 का गुणा करेंगे 3 से 1 3। 2 1 2 2 और 2 का गुणा करेंगे 3 से तो 2 3 आ गया। अब 3 का गुणा करेंगे 1 2 3 तो क्या 1 3 2। 3 का गुणा करेंगे 3 से तो क्या आ जाएगा 3 3। ठीक है, तो देखते हैं इन आंसर में आर के अवयव हैं क्या। ठीक है, देखते हैं 1 1 1 1 है, 2 2 2 2 भी है, 3 3 3 3 भी है। मतलब हो रहा है हमारा R इज अ सबसेट ऑफ A गुणित A। मतलब R जो है A गुणित A का उप समुच्चय है। तो हम कह सकते हैं कि यह द्विआधारी संबंध। द्विआधारी संबंध होने के लिए 4 शर्तें या 3 शर्तें हैं। पहला शर्त है, जो संबंध होना चाहिए ना, जो शर्तें हैं वह है पहले स्वतुल्य संबंध। ये एक प्रकार का है किसका प्रकार है आधारी आधारी संबंध। का ठीक है, पहला है स्वतुल्य संबंध, दूसरा है सममित संबंध, और तीसरा है हमारा संक्रमण संबंध। अजीब नाम लग रहा है। ठीक है, तो ये मेन तौर मतलब यदि हमें द्विआधारी संबंध बताना है ना, तो हमें स्वतुल्य संबंध होना चाहिए, सममित संबंध होना चाहिए, संक्रमण संबंध होना चाहिए। ये तीन एक्चुअली क्या होता है, ये एक प्रकार का द्विआधारी संबंध का प्रकार है। जिस प्रकार से द्विआधारी संबंध होता है उसी प्रकार से इनके भी कुछ कंडीशन होते हैं। यदि कोई सा क्वेश्चन में स्वतुल्य संबंध निकल गया, मतलब उस क्वेश्चन में स्वतुल्य संबंध है और सममित संबंध भी है, संक्रमण संबंध भी है, तभी वह क्या कहलाएगा, द्विआधारी संबंध कहलाएगा। यदि उस क्वेश्चन में ये तीनों संबंध पाए जाते हैं तो वह कहलाता है द्विआधारी संबंध। ठीक है, यदि इन तीनों में से कोई एक भी नहीं पाया जाता है, जैसे कि हमने स्वतुल्य पा लिया और सममित पा लिया लेकिन संक्रमण संबंध नहीं पाया, तो हम कह सकते हैं कि वह द्विआधारी संबंध नहीं है। इन तीनों के अलावा एक और चौथा होता है जिसे कहते हैं हम प्रतिसम्मित संबंध। ये भी एक सममित होता है, मतलब प्रतिसम्मित, ये सममित का एक ऑपोजिट रूप है ना। तो इसका यूज़ उतना नहीं होता है, इसलिए आपको नहीं बताया जाता। ये तीन तौर पर मेन होते हैं। यदि तीनों हो गए तो आपका द्विआधारी संबंध है। ठीक है, चलिए तो चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, फिर हमको बताते हैं इन तीन संबंध क्या होते हैं, उनसे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, तो ये है स्वतुल्य संबंध, इसका डेफिनेशन देखते हैं। यदि समुच्चय A तथा उसमें संबंध R इस प्रकार है कि कोई समुच्चय A है तथा उसमें संबंध R है। किस प्रकार R है कि A का जो प्रत्येक अवयव है
स्वयं से आर द्वारा संबंधित होगा। मतलब ए के जितने भी अवयव होंगे ना, वह स्वयं से होंगे, खुद ही आर के द्वारा संबंधित होंगे। जैसे कि ए का अवयव है एक, तो वह खुद से संबंधित होगा, मतलब एक एक होगा। ठीक है, तो वह कहलाता है स्वतुल्य संबंध। ठीक है, इसका हम जो रोस्टर रूप है वो लिख लेते हैं। चलिए, यदि मान लिया जाए ए आर ए है, ए कोई समुच्चय है, उसका संबंध ए से ही होगा, तब वह कहलाएगा स्वतुल्य संबंध। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, इसको कहते हैं हम सभी के लिए। हिंदी में बोले तो सभी के लिए, इस चिन्ह का मतलब होता है सभी के लिए। इंग्लिश में तो फॉर ऑल, इंग्लिश में फॉर ऑल और हिंदी में सम। ये कहना क्या चाह रहा है, ए संबंध है ए, मतलब, और ए किसके बिलोंग करता है, समुच्चय ए में। मतलब एक्चुअली में कहना चाह रहा है कि समुच्चय ए के जो प्रत्येक अवयव होते हैं, ये समुच्चय ए में छोटा स्मॉल ए अवयव हैं, तो जो है ए से क्या कह रहा है, ए यही संबंध है, तो वह तुल्य संबंध। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं स्वतुल्य संबंध। दूसरा संबंध है समित संबंध। एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं हम प्लस, इसलिए को ऐसे ही समझाना है ना। तो यह कहना चाहता है कि ए संबंध है बी से, तो हो जाएगा बी संबंध है ए से भी। पहला संबंध में हमने क्या देखा, तुल्य संबंध में ए है स्वयं संबंधित होगा, तब कहलाएगा स्वतुल्य। नाम से ही स्पष्ट है, स्वतुल्य, स्वयं से तुल्य होने वाला, मतलब स्वयं के बराबर, उसे कहते हैं स्वतुल्य। सममित, यदि ए और बी में आर का संबंध होगा, तो बी और ए में भी आर का संबंध होगा, तो वह कहलाता है सममित संबंध। ठीक है, और फॉर ऑल ए बी बिलोंग करेगा ए में, जब ए और बी में संबंध होगा और बी ए में संबंध होगा, कब, जब ए बी जो होंगे समुच्चय ए के अवयव होंगे। ठीक है, नॉर्मल। थर्ड, आपको बस समझना है, ज़्यादा नहीं जाना है इसके डीप में, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। तीसरा संबंध है संक्रमक संबंध। संक्रमक या संक्रमण है, संक्रमक संबंध है। ठीक है, संक्रमक संबंध यह कहता है कि, जैसे कि यह कहता है आपको, जैसे ए और बी में कोई संबंध है, ठीक है, तो बी ए में भी कोई संबंध है, मतलब सॉरी, इसमें हमारे पास, इसमें केवल स्वतुल्य संबंध में कम से कम आपके पास एक अवयव होना चाहिए, और सममित संबंध में कम से कम आपके पास दो, तुल्य में एक, सममित में कम से कम दो अवयव, और जो संक्रमण संबंध होता है उसमें कम से कम 3 अवयव होने चाहिए। ठीक है, तो 3 अवयव कम से कम होने चाहिए। स्वतुल्य में एक अवयव से हो जाएगा काम, क्योंकि स्वयं से तुल्य है इसको, और सममित जो है कम से दो अवयव, जैसे यदि संबंध है तो बी भी ए में संबंध हो, अब एक होगा, एक और दो बराबर होगा, दो ठीक, 10 संक्रमक है। हम लोग 3 जो अवयव है ए बी सी है, ठीक है, वह अवयव ए सी, तो ए में
सी में, तो ए और सी में भी संबंध होगा, ए संबंधित होगा सी से, ठीक है, यह कहना चाह रहे हैं। और ए बी सी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग करेगा ए में, ठीक है। पहले मैंने क्या बताया, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध में कम से कम एक अवयव होना चाहिए जो स्वयं से संबंधित हो। सममित संबंध में कम से कम दो अवयव होने चाहिए जो ए बी बराबर बी सी, मतलब ए बराबर बी ए, ठीक है। और संक्रामक में तीन अवयव होने चाहिए, ए और बी में संबंध होगा, बी और सी में कुछ संबंध होगा, तो ए और सी में भी कुछ संबंध होएगा, तो उसे कहते हैं हम संक्रामक संबंध। तो ये तीन संबंध के इम्पोर्टेंट क्लास 12 नॉट 11 कौन सा कौन सममित है कौन संक्रमण, बस आपको बता। चलिए लेते हैं और इस टॉपिक खत्म करते हैं। तो मेरे बुक में यहाँ कुछ क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, यदि आपके बुक में दिए होंगे तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया, स्वतुल्य क्या होता है, संक्रामक क्या होता है, सममित क्या होता है। और यदि ये तीनों हो गए, ठीक है, तो हो जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं तुल्यता संबंध। ये तीनों संबंध पाए गए तो उस संबंध को कहते हैं तुल्यता संबंध, ठीक है। तो अब इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं, अगला टॉपिक पढ़ते हैं। हमने संबंध सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। कुछ डाउट हो तो मुझे आप मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे फलन के बारे में। का अगला फलन, फलन में भी 2-3 है, उसके बाद ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया है फलन, अगला टॉपिक है फलन। तो यहाँ फलन का डेफिनेशन कहा जा रहा है, यदि दो चर, नॉर्मल डेफिनेशन है, इस चैप्टर से रिलेटेड डेफिनेशन नहीं है ये। एक्चुअली क्या होता है वो बताया गया है यहाँ। यदि दो चर x और y आपस में इस प्रकार संबंधित है कि x के प्रत्येक मान के लिए y का एक निश्चित मान प्राप्त हो, तो y को x का फलन कहते हैं। मतलब x मान अलग अलग होंगे, x का मान हो सकता है 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, लेकिन y का मान सेम टू सेम रहे, तो उस स्थिति में कहेंगे कि हम y को x का फलन मान लेंगे, y का x का फलन, ठीक है। अगला टॉपिक है प्रतिचित्रण। ये प्रतिचित्रण क्या होता है, प्रतिचित्रण भी आमतौर पर एक फलन का काम करता है। जिस प्रकार फलन जो है दो समुच्चयों के बीच करस्पॉन्डिंग बनाए रखता है, दो समुच्चय के बीच ना संगतता बनाए रखता है, उसी प्रकार से प्रतिचित्रण भी बनाए रखता है, ठीक है। तो चलिए प्रतिचित्रण का हम डेफिनेशन देख लेते हैं। आज मैं कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, आज खाली डेफिनेशन वाले पार्ट बता रहा हूँ। इसके अगले पार्ट में ये प्रतिचित्रण से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनाएंगे आपके बुक से, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव किसी नियम या निर्देश द्वारा समुच्चय बी के किसी विशिष्ट अवयव से संबंधित किया जाए, मतलब समुच्चय ए का कोई अवयव है, किसी नियम या निर्देश के द्वारा समुच्चय बी के कोई विशेष अवयव के साथ संबंधित किया जाता है, तो उस नियम या निर्देश को प्रतिचित्रण या समफलन कहा जाता है, ठीक है। यहाँ मैंने आपको समझाने की कोशिश किया गया है कि जो आपका डेफिनेशन में कहा गया है, कोई समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव किसी नियम या निर्देश द्वारा समुच्चय बी का किसी विशिष्ट अवयव के साथ संबंधित किया जाए, तो इस निर्देश या नियम को प्रतिचित्रण कहते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ नॉर्मल डेफिनेशन से समझाया कि जैसे ए के प्रत्येक अवयव हैं, ए बी सी कुछ भी हो सकते हैं, और बी का एक विशिष्ट अवयव है ये एफ ए, इसके साथ
नियम द्वारा जो है ना, इन इस नियम को कहते हैं फलन या वितरण। ए के प्रत्यय किसी के किसी विशेष द्वारा संबंधित हैं, विशेष विशेष जब उस निर्देश को कहते हैं चित्र कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ होगा क्या होता है। और ये फलन हम तीर ए से बी जा रहा है, क्या कहते हैं फलन ए से बी को, ए से बी को, ठीक है, यह कहा जाता है इसको। और यह द्वितीय रूप में इस प्रकार से दर्शाता है, फलन ए है बी में। ठीक है, आपको अगर गणितीय रूप में लिखना है तो आपको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ एक और डेफिनेशन है, ये है आपका x, ये है y, ये फलन क्या है a है, और ये b है। b का मैं नाम लिख लेता हूँ, क्या है b दिया गया है यहाँ पर fx, और क्या दिया गया है, और कुछ नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये आपके यहाँ से जुड़ जाएगा और ये आपका यहाँ से जुड़ जाएगा। तो ये भी एक नॉर्मल डेफिनेशन से आपका मिलता जुलता बन रहा होगा। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है और सहप्रांत। मैंने संबंध में भी आपको बताया प्रांत क्या होता है, क्या होता है, परिसर क्या होता है, नए जुड़े हैं प्रांत। संबंध में हुए थे प्रांत परिसर, वो यहाँ होते, यहाँ ठीक है। तो चलिए मैं समझाता हूँ किसको क्या कहते हैं, तो क्या आपने सीखा किसी फलन प्रकार एफ ए चाहे बी इस प्रकार से दर्शाया। तो चलिए समझाता हूँ मैं आपको ना, ए बी फलन है, ठीक है, एफ ए से बी की ओर एक फलन है, ए होगा कहेंगे एफ का प्रांत, ठीक, ए को क्या हम प्रांत कहेंगे और क्या कहेंगे एफ का सहप्रांत। ठीक है, होगा प्रांत कहेंगे, बी कहेंगे सहप्रांत। अब परिसर क्या होता है, परिसर परिसर है ए के सभी एफ, ए के सभी बिंब का समुच्चय, मतलब एक सभी एफ समुच्चय होता है उसे कहेंगे परिसर। अगर आपको समझाना हो तो परिसर होगा वह समुच्चय होगा सहप्रांत का। ठीक है, मतलब परिसर के सभी सहप्रांत होंगे। बस चलिए छोटा सा एग्जाम्पल समझाता हूँ, क्लियर जाएगा। चलिए जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है, ए बराबर दिया गया है ऋण 2 ऋण 1 1 3 4, और बी बराबर दिया गया है ऋण 7 ऋण 4 1 4 9। ठीक है, तथा दिया गया है f बराबर है इसका स्क्वायर, एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर। तो ए से में एफ वितरण हमको करना है, कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। ऋण 2 ऋण 1 1 3 4, ठीक है, एक गोला प्रदर्शित कर लिया, और इस
मान लेते हैं ये, ठीक है, गोला बना लेते हैं जो जिसमें ऋण 4 4 ठीक है। यहाँ पर गोलक भी बन जाता है और एफ बराबर एक्स स्क्वायर, एफ बराबर एक्स स्क्वायर, मतलब इसका मिलाना है, इसका इसको करेंगे वाई, मतलब ए को स्क्वायर करना है, इसको जो हो वो यहाँ पर रहेगा, तो हम केवल उन्हीं तीर से देंगे, ठीक है। चलिए, दो का वर्ग में है, ऋण 4 यहाँ पर ऋण 4 है, ठीक है, 4 देखिए 4 भी क्योंकि ऋण से धन, इसलिए तो का हो जाएगा, ये जाएगा में, ठीक है। ये अब ऋण का गुणा तो क्या, एक का जाएगा, एक, ठीक है, एक का देंगे तो एक, तो ये का एक में जाएगा, चला गया, देंगे 3 9, ये चला गया 9 में, 4 का गुणा कर 16, यहाँ 16 बी के अवयव, तो जो है किसी के मिलान कर, समझ आपको चित्रण करना है। यहाँ पर कंडीशन आपको दिया रहेगा सिर्फ प्रतिचित्रण करना, यहाँ पर x का रूप में चित्रण करना है, सभी वर्ग किया और है ना पर दिया, उसके साथ हम उसको तक हमें नहीं दिया गया, इसलिए हम उसे मैच नहीं किया, ठीक है। तो इसमें जो प्रतिचित्रण क्या हुआ, प्रतिचित्रण हमने क्या किया, प्रतिचित्रण में एफ ए जो है बी की और ये हमने प्रतिचित्रण किया, में जो समुच्चय ए है, समुच्चय ए क्या हो गया, एफ का डोमेन हो गया, डोमेन मतलब क्या, प्रांत हो गया, ए प्रांत हो गया, और जो बी है वह क्या हो गया, सह प्रांत, ठीक है। और तथा जो बी के जो सभी अवयव हैं, मतलब यहाँ लिख लेता हूँ मैं आपको, यहाँ लिखते हैं, चलिए थोड़ा सा जगह बना लेते हैं इसके लिए, बी के सभी अवयव जो ए में प्रतिबिंबित, बी के जो सभी अवयव जो ए में प्रतिबिंबित हैं उसे एफ का कहते हैं, सभी अवयव जो ए में प्रतिबिंबित ना उसे हम परिसर। तो यहाँ पे हमने छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको समझाने की कोशिश किया है, होप करते हैं आपको समझ आया होगा। ये वीडियो केवल इतना तक ही था, मैंने यहाँ पर आपको फलन की थोड़ा सा छोटे से छोटा जानकारी देने की कोशिश किया है। इसके अगले पार्ट में मैं और थोड़ा संबंध फलन को समझाने की कोशिश करूँगा, और अगले पार्ट में इससे से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे हल करने हैं हमको, है ना। तो उस पार्ट को ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर आपको ज़्यादा डाउट क्लियर होंगे। तो इस पार्ट में मैंने तुल्यता संबंध को बताने की कोशिश किया और फलन को भी बताने की कोशिश किया, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, धन्यवाद।